हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस में देखिए चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि हमारा लाइफ प्रोसेस जो है वो किस प्रकार चलता है, कितने इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, किसके किसके बारे में इसमें स्टडी करना है, पूरी डिटेल से आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या हुआ? तो जो अपना भोजन अपने से बना लेता है, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मेक देयर ओन फूड, तो ये सिर्फ प्लांट में ही संभव हो पाता है। प्लांट ही अपने फूड को अपने से प्रिपेयर कर सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग घर में खाना पकाते हैं, वो पकाना अलग हो गया। तो रॉ मटेरियल होना चाहिए अपने से, तब उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, जो कि सिर्फ प्लांट में संभव है। तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन, अब एनिमल में देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफ हुआ प्लांट में, तो एनिमल्स में क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ्स, मीन्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर्स, जो कि प्लांट और अदर्स पे क्या होता है? वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये हुआ आपका होलोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, तो जो कि जिसमें एनिमल में होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बोलता है कि ये जो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, इस सब का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? फूड बनाने के लिए। और किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो यह फूड जो होता है वो कौन बनाता है हम लोगों का? तो ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो वह ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे ये ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि तो वही जो है उसमें वो न्यूट्रिशन जो है वो अपने बना लेता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स जो हुए वो क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ्स हुआ। अब देखिए कहता है क्या कि ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ऑटोट्रॉफ क्या किया? ये कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is called photosynthesis. कहता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जिसमें क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करता है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इक्वेशन इसके लिए आता है एक फोटोसिंथेसिस का। देखिए एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। C6H12O6 ग्लूकोज हुआ और O2 वाटर, नहीं, यहाँ देखिए ये O2 निकला, ऑक्सीजन निकला और H2O निकला। तो हम लोग इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ पौधे
प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं, तो बचपन में भी हम लोग सुने थे कि हम लोग श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रियल में क्या ये सही है? नहीं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो पेड़ पौधे भी ये काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किस में? तो रिस्पायरेशन में, श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो पेड़ पौधे, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन किसके लिए? भोजन बनाने के लिए, प्रिपरेशन फॉर फूड, भोजन बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रिस्पायरेशन के लिए नहीं, बल्कि भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि CO2 H2O, इसलिए C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो दिन में होता है, मॉर्निंग डे में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? ये क्वेश्चन है, जीके में भी हमेशा आते रहता है। तो पेड़ के नीचे रात में हमें क्यों नहीं सोना चाहिए? तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में जो रिस्पायरेशन होगा तब ना ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो, तो हमारे लिए वो फायदेमंद है। अगर उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है दिन में, तो वो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन नाइट में पेड़ पौधे क्या करते हैं? जिस प्रकार की हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा? हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लगता है क्लियर हो गया आपका रॉ मटेरियल क्या है इसके लिए। सिंपल सा सनलाइट है, इट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल। फिर क्लोरोफिल है, सनलाइट एब्जॉर्ब्स बाय क्लोरोफिल। फिर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ। ये किस में होता है आपका? तो इंटर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन डे टाइम, दिन में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि पानी वगैरह, पानी का जो आवश्यकता पड़ता है प्लांट में, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है, और पूरे प्लांट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। नहीं, अब आगे देखिए, हम देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आखिर होता कहाँ है? तो बोलता है सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट। कुछ सेलों में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, विच आर सेल ऑर्गेनेल्स। वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नहीं, विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो साइट क्या हुआ उसका? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का साइट क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट हुआ। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, और ये आपका सेक्शन कटिंग्स, लीफ का सेक्शन कटा हुआ है। इसमें देखिए ये जैसे कि सेल है, तो सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट, राउंड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट को शो किया गया है। ये सब एयर स्पेस है। और सबसे ऊपर में जो हम लेयर देखते हैं लीफ का, वो क्या होता है? वैक्सी क्यूटिकल लेयर होता है। नहीं, प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्यूटिकल लेयर बहुत डीप होता है, बहुत मतलब कि मोटा होता है। जैसे कि आप ले लीजिए इसको, क्या कहते हैं, जो कि हाइड्रिला का ले लीजिए या फिर लोटस का ले लीजिए, तो उसमें क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। ऊपर में पानी देखिए डालिएगा तो क्या होगा? बूंद बूंद तरह से वो फिर बिखर जाएगा। नहीं, फिर उसके बाद आता है अपर एपिडर्मिस। तो देखिए लीफ में क्या हुआ? दो एपिडर्मिस हुआ, एक अपर सरफेस में हुआ और नीचे हुआ लोअर सरफेस में। तो एक अपर सरफेस में यहाँ देखिए अपर एपिडर्मिस दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये अपर एपिडर्मिस है, और फिर यहाँ देखिए लोअर एपिडर्मिस है। तो ये बीच में लीफ के जो मोटाई है उसके बीच में जो ये है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, एयर सेक है और गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जब हम अभी आएंगे स्टोमाटा में, तो उसमें हम लोग गार्ड सेल के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या हुआ इसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हुआ? लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब किया, नहीं, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग हुआ, पानी टूटा, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्टोमाटा। तो हम लोग जानते हैं ना स्टोमाटा कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटा जो होता है क्या होता है, अधिकतर जो है मेन अधिकतर पौधे में वो लोअर सरफेस में होता है। प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ के लोअर सरफेस में खासकर क्या होता है, ये स्टोमाटा पाया जाता है। तो स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो जो लीफ के सरफेस पे होता है, खासकर ऊपर में बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन लोअर सरफेस पे क्या होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं स्टोमाटा का डिटेल फिगर है ये। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, आपका गार्ड सेल है, ठीक है, क्या है, ये गार्ड सेल है। और ये जो हम बीच में वैकेंट देख रहे हैं वो क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये भाग जो है स्टोमेटल पोर है, ठीक है। और इसमें देखिए गार्ड सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। तो इसमें आखिर दो स्टोमाटा हम देख रहे हैं, एक देखिए यहाँ शो कर रहा है आपका ओपन और एक शो कर रहा है क्लोज। तो ये ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा आखिर होता क्या है और ये आखिर होता कैसे है, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि हम एक गार्ड सेल देखते हैं, तो एक्चुअली में देखिए ये मान लिया जाए कि एक गार्ड सेल है, ठीक है। एक्चुअली इसकी रचना इस प्रकार होती है, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। तो डे टाइम में क्या होता है कि ये जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इस सेल में जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, इसमें वाटर को ये एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि हम जो देख रहे हैं ये गार्ड सेल का ये इनर मेम्ब्रेन जो है थोड़ा मोटा है और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है थोड़ा पतला होता है। तो जब ये पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो ये कम फैल सकता है, लेकिन बाहरी लेयर ये लेयर जो है वो अधिक फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो है ये कर्व स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो कर्व स्ट्रक्चर इस प्रकार बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि तो वाटर को जो ये एब्जॉर्ब किया तो ये अधिक थिक, ये लेयर थिक होने के कारण क्या होता है, ये कम फैल सकता है, और ये थोड़ा पतला होने के कारण क्या होता है, अधिक फैल जाता है। इसीलिए इसका ये इस तरह का रचना बीन शेप्ड बन जाता है। तो ये दोनों गार्ड सेल में जब ऐसी रचना होती है तो बीच में एक खाली जगह बन जाता है, दिख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह है। तो ये खाली जगह जो बन गया, यही स्टोमाटा को ओपन करने की प्रक्रिया, इसी को कहा ओपन स्टोमाटा। जब इसमें क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया, ये पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू हो गया, तो सेल जो हुआ इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल फैलना शुरू होता है और सेल का इनर सरफेस कम फैल पाता है और बाहर का एक्सपेंड अधिक कर जाता है, जिसके कारण इसकी रचना बीन शेप्ड हो जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग देखते हैं क्या होता है कि ये इजी वे में बीच में खाली स्थान बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ओपन स्टोमाटा। और ठीक जब इवनिंग शाम में क्या होता है, तो शाम में क्या होता है कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो अब क्या करेगा, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर, फोटोसिंथेसिस क्रिया बंद हो जाएगी। अब धीरे धीरे पानी इसमें सोखना बंद कर देगा और ये सेल जो है फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से फिर स्ट्रेट अपने आप में सीधे में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, फिर ये इसका मुंह जो है बीच में जो ओपन था वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, इस प्रकार का बंद हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार देखिए यह क्लोज हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि क्लोज्ड स्टोमाटा ये हो गया। तो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना यही प्रक्रिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, तो कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस का एक्सचेंज होता है। फिर बोलता है लॉसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसके माध्यम से काफ़ी मात्रा में जो होता है पानी लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक, अब है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो क्या होगा, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो यह उस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें क्या करता है कि एनिमल जो है वो जो कि अपना भोजन अपने से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, जो कि ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड है फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो वो क्या है,
डिपेंड करता है दूसरे एनिमल पे, चाहे एनिमल्स हों या फंजाई हों। इसके एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन बींग हम लोग मान लिया जाए कि प्लांट प्रोडक्ट खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोलिएगा कि नहीं ठीक है, अब जैसे कि अब लायन है तो लायन तो प्लांट खाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ कहा गया है ना कि ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है वो प्लांट पर, डायरेक्टली नहीं। तो क्या कैसे? तो जैसे कि मान लिया जाए कि लायन की बात लेते हैं, तो लायन खाता क्या है आखिर? वो तो डियर हुआ, गॉट हुआ, इन लोगों खाता है। लेकिन डियर और गॉट का जो शरीर बना है वो किससे बना है? वो तो आखिर हर्बीवोरस है, वो तो प्लांट को खाता है, तो प्लांट खा के वो जिंदा है। इसका मतलब उसका शरीर प्लांट खाने से बना है और तब उसको लायन खा रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? ऑटोट्रॉप पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े हेटेरोट्रॉपिक पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, मतलब वो सॉलिड फूड को ले लेता है और उसके शरीर में तब वो ब्रेक डाउन होता है। जैसे अमीबा वगैरह है, अमीबा में क्या है? वो तो अपने आप में वन सेल्ड है, तो वन सेल है मतलब एक सेल का बना हुआ है, तो उसी में उसको सब प्रोसेस करना है, एक सेल के अंदर ही उसको सब प्रोसेस करना है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं इसको, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फीड किस में करता है? डेड डिकेइंग, मतलब सड़े गले पदार्थों पर वो ग्रो करता है। इससे फंजाई नहीं, फंजाई आप लोग देखते होंगे कि मशरूम खासकर हम लोग जिसको कहते हैं, तो वो किस पे होता है? चाहे सड़े गले घास पर होता है या सड़े गले जमीन पर होता है, कहीं भी ये सब होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो पैरासाइट कहाँ रहता है? चाहे इनसाइड में हो एनिमल का, चाहे आउटसाइड में होस्ट का हो, नहीं, एंड डेरिव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसे क्या कस्कुटा हुआ नहीं, तो ये सब हम लोग देखते हैं। इस तरह क्या हुआ? एनिमल ये क्या करता है कि प्लांट पर रहकर, चाहे एनिमल पर रहकर, वो क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहें? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहें। अब आगे देखिए, हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, किस प्रकार ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लेते हैं। कौन ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं, जैसे कि हम लोग अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सब क्या है? वन सेल्ड एनिमल है, तो एक कोशिका ये लोग का होता ही है। तो ये अपना भोजन कैसे लेता है? देखिए इस फिगर में, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, इसमें देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये फूड पार्टिकल्स है, और ये हम जानते हैं कि अमीबा कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। तो फ्रेश वाटर ये है, तो फ्रेश वाटर में मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स उसके टच में जैसे पहुँचता है या उसके नज़दीक पहुँचता है, तो अमीबा क्या करता है कि अपना सूडोपोडिया को बढ़ाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उस फूड के चारों तरफ से उस सूडोपोडिया से उसको घेर लेता है। और घेर के क्या करता है कि उसके बाद उसका इनर लेयर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और वो फूड पार्टिकल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये है उसका फूड भोजन लेने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा। हम लोग देख लिए, यहाँ देख लिए, और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। अमीबा है सूडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं कैप्चर फूड किया वो। उसके बाद देखिए टेक इन फूड, वैक्यूल में लिया उसको, डाइजेशन इन फूड, तो डाइजेशन कहाँ हुआ? वो अंदर में ही हुआ। अनडाइजेस्टेड फूड जब हो गया, वो जब डाइजेस्ट हो गया, उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया उससे न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा, उस अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? वैक्यूल में जमा होते होते क्या होता है? इतना भारी हो जाता है कि धीरे धीरे वो कहाँ आ जाता है? फिर वो आउटर मेम्ब्रेन के पास आ जाता है, जहाँ पर प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन वहाँ पर रप्चर कर जाता है, फट जाता है, और वो फूड जो मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो पेरामीशियम के बाहर में क्या होता है? सीलिया होता है, ठीक है। तो सीलिएटेड होता है पूरा बाहर, तो प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में उसका सीलिया पाया जाता है। टेक इन फूड एट द स्पेसिफिक स्पॉट, और उसी में से कहीं से भी वो अपना भोजन फिर अंदर ले लेता है। अब आगे देखिए, हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन को, ठीक है। और डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन, और डिपेंड किस पे करता है? कार्बन के सोर्स पर, फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन, कहाँ से वो भोजन ले रहा है और उसमें कार्बन की क्या मात्रा है, उसके आधार पर वो
फूड का प्रोसेस होता है और उसका डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहां देखिए दिया हुआ है इंजेक्शन, मतलब इनटेक ऑफ फूड, नहीं, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वंस। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का। एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ब्रेक डाउन के बाद उस फूड का को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, मतलब फूड प्रोडक्ट का जो यूटिलाइज होता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन के बाद क्या होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या हुआ? जो कि रेस्ट अमाउंट, वेस्ट जो बच गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो देखिए, इंजेक्शन है फर्स्ट में, जो कि लेना, और इजेशन क्या हुआ? रिमूव करना, और डाइजेशन हुआ ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन हुआ एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलाइज्ड फूड या फूड प्रोडक्ट। ओके, अब आगे देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, किस प्रकार ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन होता है? तो बोलता है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फॉर्म एंड द माउथ टू द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से होता है? एक्सटेंड करता है कहाँ से? माउथ से लेके एनस तक। तो वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसको जो स्पेशलाइज्ड हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फिगर, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 से ही पढ़ते आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका ये डिटेल फिगर है। इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टंग के माध्यम से, माउस के माध्यम से हम भोजन लिए, और यहाँ से लेने के बाद क्या होता है? भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है? ऑसोफेगस में पहुँचता है। ये ऑसोफेगस से फिर भोजन कहाँ पहुँचता है? हमारा स्टोमक में पहुँचता है। इस स्टोमक से भोजन हमारा आता है कहाँ में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। वहाँ पर उस भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो रेस्ट बच जाता है फिर वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये सिंपल तरीका में डाइजेस्टिव सिस्टम रहा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे। ये देखिए किस प्रकार एक भोजन, देखिए आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, कहाँ से कैसे भोजन जा रहा है। देखिए माउथ में लिए, माउथ से ऑसोफेगस में गया, स्टोमक में गया, और स्टोमक से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के माध्यम से भोजन बाहर गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारा भोजन जो हम करते हैं, हालांकि इसमें क्विक प्रोसेस दिखाया, इतना क्विक प्रोसेस में एक्चुअली ये होता नहीं है, समय तो लगता ही है। तो इसमें देखिए ये आपको डायग्राम में हम दिखाए हैं, शो किए हैं आखिर ये किस प्रोसेस से मुंह से लेकर एनस तक वो कैसे वह भोजन जो है आपका क्रॉस किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। तो इसमें देखिए सबसे पहले माउथ, इनटेक ऑफ होल फूड। माउथ क्या किया? इनटेक किया फूड को, होल फूड को इनटेक किया ये। उसके बाद सेकंड आता है टीथ, चॉइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये क्या किया? यहां पर चाव किया, ग्राइंड किया हम लोग फूड को। उसके बाद अब टंग, तो टंग का क्या फंक्शन है? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, और फिर क्या है? सोलोइंग और पुशिंग डाउन द फूड। ये 3 प्रोसेस है टंग का। क्या करता है? ये रोल करता है मुंह में, फिर इसका टेस्ट लेता है, स्वेलिंग करता है, निगलता है, निगलने के बाद फिर पुश भी करता है डाउन ऑसोफेगस की ओर। नहीं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है? सिलेवरी ग्लैंड आता है। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या है? तो सीक्रेट करता है ये सेलिवा। ठीक है, और म्यूकस, तो म्यूकस क्या है? इट इज ए स्टिकी जिलेटिनस मटेरियल दैट लाइज योर लंग्स, थ्रोट, माउथ, नोज एंड सेंसस। तो ये सब स्थानों में क्या होता है? ये म्यूकस पाया जाता है। नहीं, और उसके बाद स्टार्च, तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। स्टार्च किस पे कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में, बाय सेलिवा। सेलिवा के माध्यम से ये होता है। नहीं, अब आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला में फिर पांचवा में क्या आ रहा है? ऑसोफेगस आ रहा है ना। तो क्या आता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ। तो ऑसोफेगस कहां से हुआ? ठीक मुंह के बाद जो हम लोग नली देखिए लंबा ऐसा, वो हुआ ऑसोफेगस। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय, तो इसमें देखते हैं हम लोग कहां से आता है ये, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं एक बार। नहीं, तो ये जो हम लोग माउथ को हम लोग देखे थे, माउथ से जो ये फिगर आया था, नहीं, तो ये फिगर जिससे हम लोग देखे थे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था ना, और यहाँ से आने के बाद फिर वो स्टोमक में, ये क्या कहते हैं आपका? स्टोमक में गया था मान लिया जाए। तो ये जो रचना है इसको हम लोग ऑसोफेगस कहे। नहीं, तो कहता है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है? तो आप देखते हैं ना कि पहले क्या हुआ कि दोनों तरफ सिकुड़ना, बीच में फूलना, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, नहीं सिकुड़ना और फूलना, इस प्रकार के मसल्स का नहीं। तो ऑसोफेगस भी ऐसे करता है। जब हम भोजन निगलते हैं तो वो क्या होता है कि सिकुड़ा हुआ नली रहता है, लेकिन जब हम उधर से निगलते हैं भोजन तो वो धीरे धीरे फैलते फैलते क्या होता है, हमारा भोजन कहाँ तक, स्टोमक तक पहुँचा देता है। तो वो क्या था, कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से। जैसे सांप को देखते होंगे आप, जब भोजन कुछ बड़ा बड़ा मेढक वगैरह खा लेता है तो देखते होंगे कि उसका दोनों तरफ पतला है, लेकिन जहाँ खाया हुआ मेढक रहता है या कुछ बड़ा जानवर को खाया हुआ रहता है तो उसमें वो उस जगह फुला हुआ रहता है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग भाग जो है वो आगे बढ़ते जाता है। उसी प्रकार हम लोग का भोजन भी जो होता है वो ऑसोफेगस में होता है। ऑसोफेगस नली छोटा होता है, लेकिन अधिक मात्रा में हम कुछ अगर निगलना चाहते हैं तो हम निगल लेते हैं, तो उसी प्रकार वो क्या होता है, फैल सिकुड़ा हुआ भाग फैल जाता है और धीरे 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 हमारे गले से लेके फिर वो स्टोमक तक पहुंच जाता है। नहीं, अब आगे देखते हैं हम लोग स्टोमक। तो बोलता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टोमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। तो इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है इससे, स्टोमक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि गैस्ट्रिक जूस से जाता है कि 3 प्रकार के इसमें एंजाइम्स निकले, पेप्सिन हुआ, एचसीएल हुआ और म्यूकस हुआ निकला, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस से तो पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, कौन, पेप्सिन। और एचसीएल का क्या फंक्शन है, मेक द मीडियम एसिडिक। ये मीडियम क्या करता है, एसिडिक बनाता है। और म्यूकस का क्या है, तो प्रोटेक्शन इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। तो स्टोमक की इनर लाइनिंग को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, म्यूकस करता है। नहीं, अब आगे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या दिया भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इस तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब देखिए आगे, तो बोलता है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है सीक्रेट्स इंटेंशियल एंजाइम व्हिच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो इससे क्या होता है, एंजाइम जो निकलता है वो कन्वर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट इज इन फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और प्रोटीन को वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इट हैज विलाई। इसमें क्या होता है, विलाई होता है, मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, नहीं, विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और भिलाई जो होता है, देखते हो ना आप, एक मोटा सा तौलिया होता है ना, मोटा वाला फर वाला तौलिया, तो ठीक देखते हैं उसमें फर नुमा रचना होता है, उसी प्रकार ये भिलाई होता है जो हमारा, जिसको देखते होंगे आप लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक अंदर में वो होता है, ठीक है। और वही जो फिंगर नुमा प्रोजेक्शन निकला रहता है वही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेंक्रियाज। वो सिक्रेशन जो निकलता है लिवर से, पेंक्रियाज से, वो रिसीव कौन करता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है। अब देता है द फूड इज एसिडिक विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द पेंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। द पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस विच contains enzyme like pepsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो पेंक्रियाज है और लिवर है, इससे जूस निकलता है। तो वो जूस भी क्या आता है, डाइजेशन में बहुत ही मेन रोल अदा करता है। और वो जूस जो है वो कहाँ पर पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जो क्या करता है, तो बहुत सारे जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को, लाइपेज को, इस सबका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, मतलब फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो फैट्स जो प्रेजेंट रहता है इंटेस्टाइन में, तो उसको लार्ज ग्लोब्यूल्स में रहता है, जो बहुत ही एंजाइम को एक्ट करने में बहुत ही परेशानी करता है। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक देम। तो ये बाइल सॉल्ट जो होता है वो उसको तोड़ता है डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, व्हिच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि एंजाइम का जो एक्शन हो वो काफ़ी तेजी से हो सके। अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब किया, और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और रेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको एनस के माध्यम से फिर बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर का यहाँ तक हुआ। अब कंटिन्यू करेंगे इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके।